धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से डिमांड ऑफ ग्रांट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बोलने वाली हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़े हैं जहाँ स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता कभी भी अधिक दबाव वाली नहीं रही है। जब हम नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की चर्चा करते हैं तो मुझे इस साल जनवरी में NACIN का उद्घाटन स्मरण हो जाता है, जहां माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वामी तुलसीदास द्वारा रामराज में कर टैक्सेशन प्रणाली के विवरण का उल्लेख किया था। मैं समझती हूं कि मेरा भाषण नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय के कामकाज तक ही सीमित होगा और मैं ऐसा करने का आपको वचन देती हूं। यानी टैक्सेशन, पहले मैं अध्यक्ष महोदय अपने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित टैक्सेशन के रामराज प्रणाली के दावे की जांच करवाना चाहती हूँ। इससे पहले जैव गैस संयंत्र, सौर ऊर्जा आधारित उपकरण, सौर ऊर्जा जनरेटर, पवन मिल, पवन संचालित बिजली जनरेटर उपकरणों, सौर लालटेन, सौर लैंप, महासागर तरंगे संयंत्रों, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं जैसे जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण थे उस पर मात्र 5% GST लगती थी। हालांकि GST परिषद और सरकार माननीय प्रधानमंत्री के दावों का पालन करने में विफल रही है। ये ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर GST दर को पिछले 5% से बढ़ाकर अब 12% कर दिया गया है। इन तथ्यों से माननीय प्रधानमंत्री साहब जो भारत राम राज्य संग्रह कर प्रणाली का पालन करवाना चाहते हैं, वास्तविकता के बजाय एक जुमला प्रतीक होता है। रामराज में जब लोगों पर कर लगाया जाता था, मैं रामराज की बहुत बात करी जाती है तो मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूँगी, तो उन्हें कभी भी लोगों को ये नहीं लगता था कि उन पर कर लगाया जा रहा है, क्योंकि कर उसी तरह एकत्र किया जाता था जैसे सूर्य पृथ्वी से जल आर्द्रता एकत्र करता है और फिर उसकी भलाई और समृद्धि के लिए उस पर वर्षा कर देता है। भगवान राम का विचार करदाताओं को और लोगों को यह महसूस कराना था कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। हालांकि आपकी सरकार, कलयुग की सरकार, उन लोगों पर लगा रही है जो कर है, जो सूरज से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित करने और उसका उपयोग करने का साहस करते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा, आप ही लोगों ने कहा है कि 2070 तक शुद्ध, अभी हमारे स्पीकर भाजपा के भी बोल रहे थे कि कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है। जिस तरह से कर की रफ्तार बढ़ रही है, हमें नहीं लगता है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। भारत सरकार ने बिजली की खपत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के उद्देश्य से गुरुग्राम में 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन की स्थापना की। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जो है वह कोयला बिजली से लेते हैं। और आप ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग आज भी अपनी ऊर्जा का जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक की जितनी चीज़ें चल रही है, आप 55% कोयला बिजली से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड में तो 55% है मंत्री महोदय साहब, लेकिन रियलिटी में सौर, विंड, हाइड्रोजन सब मिला के भी जो 40-45% बिजली की हम बात कर रहे हैं, सच्चाई में तो मात्र ये 15 से 20% ही है, क्योंकि शाम में आपको इसमें दिक्कत आती है ड्यू टू हमारे पास भंडारण नहीं है, दूसरा हमारे पास क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, तो इसको उजागर करना चाहिए था। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ये आश्चर्य की बात है कि एनडीए सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए आम जनता की वकालत करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुनने में आया, जो ऑथेंटिकेशन में मैं लेके आई हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के विशेष सुरक्षा समूह SPG ने 3 विशेष बंतरबग्ध वाहनों के पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए NGT के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया SPV के लिए। NGT द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया, लेकिन ये सरकार के असली रंग को दर्शाता है
और मैं आपसे और अपने आप से तब से एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे वाहनों को नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये दोहरीकरण किस लिए हो रहा है, ये दोहरापन किस लिए है? अब हम आते हैं बरकर विश्वविद्यालय में भारत ऊर्जा और जलवायु केंद्र के शोध के अनुसार भारत को 2027 तक शाम की बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। और इधर नवीकरण ऊर्जा की वृद्धि केवल आप सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, हाइड्रो और पवन ऊर्जा के बजट को भी इस बजट में आपने बहुत कम कर दिया गया। अब मैं आती हूँ पीएम सूर्य घर बिजली योजना, जो आपका टारगेट है लक्ष्य 10 मिलियन घरों तक बिजली पहुंचाना। विशेषज्ञ का संशय है कि जो लागत है स्टार्टिंग की, जो लगभग पूंजी 72,000 करोड़ रुपए है, जो औसतन आप 1.5 किलोवाट की क्षमता के लिए आप 52,000 करोड़ की लागत दिखा रहे हैं, जो मौजूदा सब्सिडी संरचना जो प्रारंभिक पूंजी लागत का लगभग 50% पूरा करता है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी क्या उपभोक्ता व्यय करेंगे, जो आगे आपका जो 7% ब्याज है वो दिखा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। आपने लंबी लंबी बातें करी, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन होगा कैसे इसका कोई भी उदाहरण यहाँ पर नहीं है। आप छत में सौर ऊर्जा मुफ्त, प्रधानमंत्री मुफ्त उपजा की बात करते हैं, जो 2022 का लक्ष्य से 40% कम है। मुफ्त बिजली का वादा आपने किया है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस, रूफटॉप प्रधानमंत्री मुफ्त योजना। आप मेरे को ये बता दीजिए कि लगभग 1 kg वॉट में आपको 50-60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। 1.5 लाख में लगभग 78,000 पे आप सब्सिडी दे रहे हैं। लगभग 72 से 73 हज़ार पे जो उपभोक्ता है उसको 7% ब्याज, जो मार्केट ब्याज है, उस पे आप उनसे ब्याज ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मुफ्त योजना है क्या? ये तो मुफ्त योजना नहीं है। आप 7% उनसे ब्याज ले रहे हैं। दूसरा, फिर आप कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन अगर ज़्यादा हो रही है 300 यूनिट से, या 300 यूनिट भी आपकी नहीं लग रही है, तो आप डिस्कॉम को जमा करें। क्या डिस्कॉम, प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता को फायदा होगा, व्यापार होगा। अभी आपके स्पीकर भी कह रहे थे 15,000 का फायदा होगा। डिस्कॉम उपभोक्ता को क्या कैश पैसा दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है ना, तो उसको फायदा किस तरह से हो रहा है? दूसरा, फिर से झूठ। डिस्कॉम, ऊपर से डिस्कॉम का मीटरिंग का जो पैसा है वो लोगों को अलग से देना है। तो फिर यह जुमला नहीं तो क्या है? मेरे कुछ सवाल हैं। 16 सूर्यग्रह में बहुत सारी खामियां हैं, उसके लिए पहला सवाल है, सोलर पैनल महंगे हैं एक गरीब आदमी के लिए। मान लिया तब भी वो 1.5 लाख का पैनल लगवा भी लेता है, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। तो छत पर उसकी क्षति होने, चोरी होने पे क्या सरकार उसका बीमा देगी? क्योंकि अभी ये खर्च गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए कई चोरी की घटनाएं आई हैं। कल ही मेरी दोस्त के चाचा ने 2 लाख का सोलर पैनल छत पे लगाया था, वो बैटरी वाला था। 65,000 की बैटरी चोरी हो जाती है, क्या सरकार उसकी बैटरी वापस देगी क्या? दूसरा पॉइंट है, हमारे पास विभिन्न मानकों के सौर गुणवत्ता प्रणाली ऊर्जा है। कौन तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है? उसकी क्वालिटी कौन तय करेगा कि किनका बेहतर है? मानक कैसे आप सेट कर रहे हैं? आज की तारीख में हम पूरी तरह से सच्चाई में चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। आप तो चीन पर ही निर्भर हैं। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें इंस्टॉल करने की तकनीक जो भारत में है उसका उल्लेख है क्या? नहीं है। चौथा सवाल है, क्या सरकार ने ऐसी कोई सरकारी अनुमोदित एजेंसी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, स्थापित की है जो गरीबों और मिडिल क्लास को मुफ्त मरम्मत और रख रखाव का भरोसा कम से कम पहले 4-5 साल तक दे सके? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। एक मैं सलाह देना चाहती हूँ कि क्या आप कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा बिजली किसान ने ली तो उसको आप डिस्कॉम में दे, क्यों नहीं पंचायती राज को पंचायत की ज़मीन पे
पंचायती राज के लोग सोलर पैनल लगाएं और जो ज्यादा बिजली होती है डिस्कॉम और सरकार उनसे खरीदे। उपभोक्ता क्यों सरकार को देने जाए? उससे पंचायत को फायदा होगा, उनको कैश मिलेगा। वास्तविकता यह है कि सूर्य घर बिजली योजना एक लॉलीपॉप है जो वास्तविकता को छुपाती है। यह आम भारतीयों के लिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि 7% ब्याज के साथ साथ मीटरिंग डिस्कॉम शुल्क भी जारी आप रख रहे हैं। मेरी मांग है कि कम से कम मुफ्त के नाम पर जो ब्याज दर 7% मार्केट दर के नाम पर है उसे जीरो करना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं भाजपा चीनी भाई भाई, मोदी चीनी भाई भाई। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ लाल आग दिखाने की बात करते हैं चीन को। लेकिन मुझे मालूम है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एक तरफ आत्मनिर्भर की बात, दूसरी तरफ सूर्य पीएम योजना का बुनियादी और सौर मॉड्यूल और बैटरी के लिए क्या आप टोटली चीनी आयात पर निर्भर नहीं है? क्या आप हाँ ना कहेंगे? जबकि सौर और मॉड्यूल और बैटरियों के निर्माण को मजबूत करने के लिए घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने की आवश्यकता थी जो अभी तक मिली नहीं है। यह है भाजपा का आत्मनिर्भर भारत जिसमें भरपूर मुनाफा किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। और दूसरी तरफ आप दिखाने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम कहें कि मोदी चीनी भाई भाई। अब मैं पेरिस समझौते पे आती हूँ। पेरिस समझौता यानी 2030 तक, जो 2015 के तहत 2030 तक अपना लक्ष्य अक्षय ऊर्जा का उत्पादन को 500 गीगावाट पहुंचाना है। अभी तक हम पहुंचे हैं 200 गीगावाट तक और 500 2030 तक पहुंचने के लिए आपको हर साल 50 गीगावाट बनाना है। लेकिन सच्चाई में अभी आप मात्र 15 गीगावाट ही बना पा रहे हैं, वो भी सौर, ग्रिड, हाइड्रो, विंड बायोगैस मिलाने के बाद। इसका कुछ भी आंसर और ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आप 50 गीगावाट तक पहुंचेंगे कैसे जब यहां पर इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूं डिस्कॉम पे। डिस्कॉम डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। एक तरफ 300 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं सलाह दे रही हूं आपको, सरकार, डिस्कॉम, डेवलपर्स, उपभोक्ता यानी गरीब आदमी और मिडिल क्लास, इनका आपस में समन्वय होना अति आवश्यक है जो अभी दिख नहीं रहा है। उदाहरण, हर राज्य में आप डिस्कॉम अपने तरीके से काम करता है। अगर एक डेवलपर्स को 25 साल के लिए अब सौर ऊर्जा बनाने के लिए अनुमति देते हैं, वो अपना प्लान खरीदता है, आप उसको 5 साल का अप्रूवल, हर 5 साल का रिन्यू करते हैं। आप उसको पहले 5 साल में कह देते हैं कि आपको 100 मेगावाट बिजली बनाने की अनुमति दी है। लेकिन बड़े सारे ऐसे कंप्लेन आई हैं कि 5 साल के बाद वो जब रिन्यू कराने जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि अब आपको 50 मेगावाट ही बनानी है। आप ये बताइए, डेवलपर्स जिसने 100 या 150 मेगावाट का प्लांट बनाया है वो 50 मेगावाट पे अगर आ जाता है, उसको आप 25 साल के पूरे मेगावाट की गारंटी नहीं देते हैं तो डेवलपर्स भागेगा नहीं तो क्या करेगा? और मुझे शक है कि ये छोटे डेवलपर्स के साथ हो रहा है। क्या बड़े डेवलपर्स को ये बिजनेस सौंपने के लिए छोटे डेवलपर्स को जानबूझ के तंग किया जा रहा है? अभी यूपी के भाजपा स्पीकर बोल रहे थे, यूपी की घटना है, मैं डेवलपर्स का नाम नहीं लूंगी। तो मेरा कहना है कि 25 साल की स्थिरता, जिनको आप पहले 5 साल में 100-150 जो भी मेगावाट की बात करते हैं, 25 साल तक को उसी स्थिरता के साथ उसको उतने मेगावाट बनाने की अनुमति देते रहना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। दूसरी तरफ डिस्कॉम की समस्या हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका रेवेन्यू तो कोयला से ज़्यादा आता है, कोयला बिजली उसको ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो वो ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की तरफ क्यों जाएगा और उसकी सप्लाई पे क्यों ज़्यादा ध्यान देगा? तो क्या आपकी डबल इंजन की सरकार है, डिस्कॉम की सही निगरानी क्यों नहीं रख पा रही है आपकी सरकार? या आपकी निगरानी का ही नतीजा है कि डिस्कॉम इस तरह की हरकतें कर रहा है? क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि आप ग्राफ बनाए तो स्टेट गवर्नमेंट, डिस्कॉम, डेवलपर्स, उपभोक्ता, अगर इसका समन्वय नहीं है तो हम 2030 का जो 6 साल का लक्ष्य 300 गीगावाट का और है, बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जमीन अधिग्रहण की बात करती हूँ जो सबसे जटिल है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय से जमीन, टेंडर, डिस्ट्रीब्यूशन,
कंपनी और डिस्कॉम का वक्त पर सौर बिजली को खरीदना अनिवार्य है, जो इसके बिना हल नहीं है। जबकि टेंडर होने में लगभग 6 महीने, जमीन एक्वायर में 2-3 साल, तो 2030 के 300 गीगावाट को लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? मंत्री साहब, टेंडर हुआ, आप क्या देंगे कि टेंडर हो गया, हो जाएगा, लेकिन जमीन एक्वायर में आपको 2-3 साल लगेंगे, तो हम लक्ष्य तक कब पहुंच रहे हैं? जबकि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं सौर ऊर्जा बनाने के लिए। मैं यहाँ एक सलाह देना चाहती हूँ, ट्रांसमिशन लाइन बननी चाहिए इन प्रदेशों में भी। अभी आपकी राजस्थान और गुजरात में सिर्फ राजस्थान, पश्चिम राजस्थान ही के पास इतनी बंजर जमीन है कि वो 400-500 गीगावाट तो वही बना सकता है, और वहाँ पे ट्रांसमिशन बन रहा है, और गुजरात में, लेकिन जिस स्पीड से बन रहा है वो बहुत धीमी है। इस तरह से हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं कहूँगी छत्तीसगढ़ और बिहार, जहाँ से मैं आती हूँ और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काफ़ी पोटेंशियल है ऊर्जा के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ में भी। सौर डेवलपर्स को वहाँ पे भी बढ़ाना देना चाहिए। आपने छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बिहार में बिल्कुल नहीं कर रहे। अब मैं आती हूँ पीएम कुसुम योजना पे, जो डायरेक्ट साहब भी बोल रहे थे। कहने को ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, महाअभियान है। सच्चाई क्या है? दिखाया पहाड़, निकली चुहिया। लक्ष्य क्या था 2019 का? 10,000 मेगावाट, जिसमें से पूरा क्या हुआ? 2.56, यानी कि 3% से भी नीचे। 14 लाख और पंप के लक्ष्य, 14 लाख पंप के लक्ष्य थे, और स्थापित कितने हुए? 7.12 लाख, जिसमें 52% सिर्फ 3 स्टेट में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बिहार क्यों नहीं? झारखंड क्यों नहीं? मध्य प्रदेश क्यों नहीं? यूपी क्यों नहीं? कृषि पंप 35 लाख को आपको सोलराइज करना था, लेकिन अभी तक किया कितना है? 13,562, और इनमें भी जीएसटी लग रही है। इस तरह से हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर आप किसान को धोखा दे रहे हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उदाहरण मुझे याद है, वित्त मंत्री मुझे याद आ रही हैं, उनका जुमला याद आ रहा है, रेलवे सॉल्ट ट्रैक, फरवरी 2020। मैं वित्त मंत्री जी के जुमले को कोट करती हूं। उन्होंने कहा था, लास्ट सोलर पैनल कैपेसिटी अलोंग साइड रेल ट्रैक टू बी सेटल्ड। उन्होंने क्या कहा था? 51,000 हेक्टेयर जमीन जो बिना उपयोग के रेलवे की जमीन रेलवे ट्रैक के साइड में होता है, वहां कम से कम कितना? 10 गीगावाट क्लीन ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? क्या रिप्लाई करेंगे क्या कि 10 छोड़िए, 2 गीगावाट भी रेलवे ट्रैक के आसपास बना है क्या? ये जुमला नहीं है तो क्या है? इसके साथ पवन ऊर्जा, जिसको आपने आज गायब कर दिया है इस बजट से। माना कि पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से महंगी है, पर इसमें मात्र 2-3 प्लेयरों की मोनोपोली है। क्यों है? क्यों महंगी है? अगर आप प्लेयरों की कंपटीशन बढ़ाएंगे, उनकी मोनोपोली कम होगी, तो नेचुरली है कि पवन ऊर्जा भी सस्ती होगी। क्या यहाँ पे भी कोई सरकार का षड्यंत्र है क्या? साथ में मैं डाटा सेंटर की बात करती हूँ, आपको सलाह दे रही हूँ कि डाटा सेंटर बहुत बड़ा उभरता हुआ सेक्टर है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सब जुड़ी हुई है। वह भी चाहती हैं कि ग्रीन एनर्जी से जुड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हालांकि आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डेटा सेंटर के लिए नीति बनाई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो क्या सिर्फ आपका जो इवेंट मैनेजमेंट है उससे काम होगा? आप अपना आरपीओ ठीक क्यों नहीं करते हैं? ई वाहन पे आती हूँ, जिसकी बात अभी क्वेश्चन आवर में भी चल रही थी। अक्षय ऊर्जा का विषय है, जिसमें हम वातावरण को स्वच्छ करने के लिए यह सारे प्रयास कर रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक अवशेष उत्पादन और उपचार के बारे में उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। नवंबर 2023 में एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2021-22 में देश में लगभग 16,01,155 मीट्रिक टन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन हुआ है, और सरकार ई कचरा प्रबंधन नियमों को पूरा करने में विफल रही है। विभिन्न आईआईटी के शोध के अनुसार ई कचरे में मीसा, कैडमियम, क्रोमियम, ब्रोमिनेट, फ्लेम, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं, जो लैंडफिल में ई कचरा मिट्टी
और जलाशयों को दूषित करते हैं और साथ ही खाद्य आपूर्ति प्रणाली और जल स्रोतों को खतरे में डालते हैं। इसके बारे में रिन्यूएबल एनर्जी क्या कर रही है? और ये ऑथेंटिक कोर्ट का मेरे पास ऑथेंटिकेशन है। एक तरफ देश की अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनजीटी को हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ज्ञानपूर्ण चरण के मुद्दे क्या संज्ञान लेना पड़ा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सेल्फी लेने में खुश हैं। अंत में कंक्लूड कर रही हूं कि हमारी मांग है कि सरकार से अनुरोध करती हूं कि अच्छे ऊर्जा उपकरणों को जीएसटी के दायरे से छूट दी जानी चाहिए ताकि लोगों को सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा साथ ही जो दावे की पुष्टि की जा सके कि सरकार का जो कर संग्रह है वो राम राज्य प्रणाली का पालन करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि अक्षय ऊर्जा के भंडारण की समस्या है और वो सब कुछ गरीब लोगों पर आप नहीं छोड़ सकते कि आपको बस डिस्कॉम को जमा करना है और डिस्कॉम सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि उसे अक्षय ऊर्जा की स्थापना, भंडारण, चैनलाइजेशन में सक्रिय भूमिका जो है निभानी पड़ेगी। और इससे ही अक्षय ऊर्जा में आप रोजगार की बात करते हैं, अभी तक ऐसा कोई रोजगार उत्पन्न अक्षय ऊर्जा ने किया नहीं है। इससे रोजगार पैदा होगा जब उसको चैनलाइजेशन करेंगे और भंडारण करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 300 गीगावाट 2030 बजट की लागत कितनी आ रही है? लगभग मेरा जो अनुमान है 12 से 13 लाख करोड़। इसका स्रोत क्या है? कहाँ से लेकर आएंगे? क्या यह सही है कि नहीं? 2030 तक कितनी लागत लगने वाली है? मुझे उम्मीद है कि भारतीय माननीय प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद मौजूदा अक्षय ऊर्जा में आ रही समस्याओं का हल करेगा, ना कि समस्याओं को पैदा करने का काम करेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ अपने पार्टी की तरफ से, हमारे एलओपी माननीय खड़गे साहब, हमारी मैडम सोनिया गांधी जी, हमारे लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी जी, जो सत्य के प्रतीक और न्याय के समर्थक है, सरकार को लोगों के कल्याण के लिए काम करने पर हम हर संभव सहायता का वादा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बहुत बातें हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा रोजगार मिलेगा, पर जितना खोजा मैंने मुझे कहीं भी रोजगार उत्पन्न होता हुआ दिखा नहीं। मैं आज से रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम नवीकरण ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले उपक्रमों के तहत महिलाओं को कम से कम 33% जो आरक्षण है, आप अपनी मिनिस्ट्री में ही उचित कदम उठा दीजिए। और साथ में मुझे उम्मीद है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, एक बात को जरूर ध्यान में दीजिएगा, मुझे उम्मीद है मंत्री साहब कि अक्षय ऊर्जा भारत के हाथ में रहेगा। अक्षय ऊर्जा भारत के हाथ में रहेगा, भारत के जेन्युइन लोगों के हाथ में रहेगा, छोटे डेवलपर्स को भी मौका मिलेगा। इससे आप दोबारा से A1, A2 जैसे निजी कारोबारियों को संभालने की पेशकश नहीं करेंगे, इसकी मैं उम्मीद रखना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना वक्त दिया। धन्यवाद माननीय श्रीमती रंजीता रंजन जी। माननीय श्री एस निरंजन रेड्डी।